हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक आरोह की पाठ संख्या 3, जिसके लेखक है सत्यजीत रॉय। अच्छी तकनीक वह है जिसका इस्तेमाल दिखाई न पड़े। पटकथा 16 के साक्षात्कार से। जन्म सन 1921, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। प्रमुख फिल्में अपराजिता, अप्पू का संसार, जल सागर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बाका बायन, पथेर पांचाली, बांग्ला, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति। ये तो हैं इनकी फिल्में। अब है इनकी प्रमुख रचनाएं। अब इनकी प्रमुख रचनाओं में है प्रोफेसर शंकु के कारनामे, सोने का किला, जागीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी आदि। ये इनकी फिल्में हैं। अब है प्रमुख सम्मान। फ्रांस का लेजर डी ऑनर पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर और भारत रत्न सहित जो है वो इन्हें मिला है, सहित फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान इनको प्राप्त हुआ है। इनकी मृत्यु हुई सन 1992 में। भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मकारों में सत्यजीत रॉय अगली कतार में है। अगली कतार में यानी सबसे आगे है। इनके निर्देशन में पहली फिल्म पथेर पांचाली बांग्ला 1955 में प्रदर्शित हुई। यानी इनकी पहली फिल्म कौन सी हुई? पथेर पांचाली, जिसकी भाषा कौन सी हुई? बांग्ला। और प्रकाशित कब हुई? 1955 में। उसने रॉय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारतीय निर्देशक बना दिया। इनकी फीचर फिल्मों की कुल संख्या 30 के लगभग है। यानी इन्होंने कुल 30 फिल्में बनाई है। इन फिल्मों के जरिए इन्होंने फिल्म विद्या को समृद्ध ही नहीं किया, बल्कि इसके माध्यम से इस माध्यम के बारे में निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक समझ विकसित करने में भी अपना योगदान दिया। ध्यान देने की बात है कि इनकी ज़्यादातर फिल्में साहित्यिक कृतियों पर आधारित है। यानी इनकी विशेषता होगी कि इनकी जो रचनाएं हैं वो साहित्यिक रचनाओं पर आधारित है। इनके पसंदीदा साहित्यकारों में बांग्ला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय से लेकर हिंदी के प्रेमचंद तक शामिल है। फिल्मों के पटकथा लेखन, संगीत, संयोजन एवं निर्देशन के अलावा रॉय ने बांग्ला में बच्चों एवं किशोरों के लिए लेखन का काम भी बहुत ही संजीदगी के साथ किया है। यानी इन्होंने किसके लिए किया है? बच्चों एवं किशोरों के लिए लेखन का काम बहुत ही संजीदगी यानी जिंदा दिली के साथ में किया है। इनकी लिखी कहानियों में जासूसी रोमांच के साथ साथ पेड़ पौधे तथा पशु पक्षी का सहज संसार भी है। यानी इन्होंने जो कहानियाँ लिखी है उसमें जासूसी रोमांच यानी मनोरंजन तो है ही, और साथ साथ पेड़ पौधों तथा पशु पक्षियों के बारे में भी इन्होंने उसमें फिल्माया है, कहानी में बताया है। अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण, यानी इनकी रचना का नाम क्या है जो हमारी पाठ्य पुस्तक में आई है? अप्पू के साथ 2.5 साल। अप्पू एक लड़के का नाम है। और गद्य की किस शैली में लिखा गया है? संस्मरणात्मक शैली में लिखा गया है। पथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। इससे फिल्म के सृजन और उसके व्याकरण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। यही नहीं, जो फिल्मी दुनिया हमें अपने ग्लैमर से चुंधियाती हुई जान पड़ती है, उसका एक ऐसा सच हमारे सामने आता है जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का संघर्ष भी है। इस पाठ का भाषांतर बांग्ला मूल से विलास गीते ने किया है। यानी कौन सी भाषा में थी अपने पास? बांग्ला में। और हिंदी अनुवाद किसने किया है? विलास गीते ने। किसी साहित्यकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली होती है। अबूझ पहेली होती है यानी क्या कहेंगे? अबूझ यानी जिसके बारे में अपन को कुछ भी जानकारी ना हो, उसे हम अबूझ कहेंगे। बनने या न
बनने या न बन पाने की अमूर्त शंकाओं से घिरी है कि ये फिल्म बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। फिल्म पूरी होती है तो फिल्मकार जन्म लेता है। अपनी पहली फिल्म की रचना के दौरान हर फिल्मकार का अनुभव संसार इतना रोमांचकारी होता है कि वह उसके जीवन में बचपन की स्मृतियों की तरह हमेशा जीवंत बना रहता है। इस अनुभव संसार में दाखिल होना उस बेहतरीन फिल्म से गुजरने से कम नहीं है। यानी इस प्रकार से यहाँ लेखक ने बताया कि किस तरीके से अगर हम किसी भी कार्य को शुरू करते हैं तो पहली बार जो कार्य अपन करते हैं उस कार्य में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमेशा जीवन भर बचपन की जो यादें होती हैं, स्मृतियाँ होती हैं, उनके समान हमें याद रहती हैं। अप्पू के साथ 2.5 साल। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला था। इस 2.5 साल के कालखंड में हर रोज़ तो शूटिंग होती नहीं थी। मैं तब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती थी तब शूटिंग करता था। यानी जो इसमें लिखने वाले निर्देशक है फिल्म को विज्ञापन कंपनी में काम किया करते थे, और जब भी उन्हें फुर्सत मिलती यानी समय मिलता, तब वो क्या किया करते थे, अपना जो फिल्म का काम है शूटिंग का वो किया करते थे। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे, यानी उनके पास पैसों का भी अभाव था। पैसे ख़त्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित करनी पड़ती थी यानी आगे के लिए बढ़ानी पड़ती थी। शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ। यानी कोई भी फिल्म अपन बनाते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले क्या चाहिए, पात्र चाहिए, कलाकार चाहिए। तो वो काम जो है वो सबसे बड़ा काम होता है। विशेषकर अप्पू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का मिल ही नहीं रहा था। अब अपन को इसमें देखना कि अप्पू की जो उम्र है वो कितनी रखी गई है, 6 साल। आखिर मैंने अखबार में उस संदर्भ में एक इश्तिहार दिया। इश्तिहार किसको कहेंगे अपन, विज्ञापन को। रास बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया था। वहाँ पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे। बहुत से लड़के आए, लेकिन अप्पू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था। एक दिन एक लड़का आया, उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज़ में वह बोला, टिया। इसके साथ आए उसके पिता जी से मैंने पूछा, क्या अभी अभी इसके बाल कटवा कर यहाँ ले आए हैं? वे सज्जन पकड़े गए, सच छिपा नहीं सके, बोले, असल में यह मेरी बेटी है। अप्पू की भूमिका मिलने की आशा से इसके बाल कटवा कर आपके यहाँ ले आया हूँ। विज्ञापन देकर भी अप्पू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का न मिलने के कारण मैं तो बेहाल हो गया। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा, जरा उसे बुलाइए तो। आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी, नाम है उसका, सुबीर बनर्जी ही पथेर पांचाली में अप्पू बना। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना कि पथेर पांचाली फिल्म में अप्पू की भूमिका निभाने वाले बच्चे का नाम सुबीर बनर्जी है। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल तक चलने वाला है। इस बात का अंदाज़ा मुझे पहले नहीं था, इसलिए जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा। अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज़्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वह दिखाई देगा, लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। इंदिरा ठाकुर की भूमिका निभाने वाली 80 साल उम्र की चुन्नी बाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी, वह भी मेरे सौभाग्य की बात थी। अब इस तरीके से अपन ने देखा कि इसमें अपन ने 3 पात्रों के नाम देखे हैं। कौन कौन है, अप्पू और दुर्गा और इंदिरा ठाकुर, ये हैं इनके पात्र। शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई। अप्पू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील पर पालसीट नाम के एक गांव गए। वहां रेल लाइन के पास कास फूलों से भरा एक मैदान था। अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी।
तो अपन को यहाँ देखना है कि यहाँ जो मैदान है वो किस प्रकार के फूलों का था, कास के फूलों का मैदान था। एक दिन में उसकी शूटिंग पूरी होना नामुमकिन था। कम से कम 2 दिन लग सकते थे। पहले दिन जगदात्री पूजा का त्यौहार था, यानी नवरात्रे चल रहे थे। दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अप्पू काश फूलों के वन में पहुंचता है। सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित किया यानी फिल्माया। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता अभिनेत्री, हम सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण, नवागत यानी नए नए, थोड़े बोराए हुए थे। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुंचे। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए तो वह जगह हम पहचान ही नहीं पाए। लगा ये कहाँ आ गए हैं हम, कहाँ गए वे सारे काश फूल। बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे काश फूल खा डाले थे। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता, उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। कंटिन्यूटी यानी लगातार, निरंतरता। नदारद होना यानी गायब हो जाना। उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में, जब फिर से वह मैदान काश फूलों से भर गया, तब की। उसी समय रेलगाड़ी के भी शॉट्स लिए, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। तो अपन को यहाँ ये ध्यान रखना कि 3 रेलगाड़ियाँ काम में ली गई हैं। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियाँ इस लाइन पर से जाती थी, यह पहले ही टाइम टेबल देखकर जान लिया था। हर एक ट्रेन एक ही दिशा से आने वाली थी। जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ियाँ आने वाली थी उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे। कौन थे? अनिल बाबू। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर की कैबिन में चढ़ते थे, क्योंकि गाड़ी के शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना जरूरी था, ताकि काला धुआं निकले। सफ़ेद काशफूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा। पथेर पांचाली फिल्म में जब यह सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया है। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वह दृश्य उस प्रकार से हम चित्रित न कर पाते, आर्थिक अभाव के कारण। आर्थिक अभाव से मतलब है पैसों की तंगी। बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। एक उदाहरण देता हूँ। मूल उपन्यास में अप्पू और दुर्गा के भुल्लू नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। अब एक कुत्ते का और उल्लेख है जिसका नाम क्या है? भुल्लू। गांव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया और वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा। फिल्म में एक दृश्य ऐसा है, अप्पू की माँ सर्वजया, अब अप्पू की माता का नाम क्या है? सर्वजया, अप्पू को भात खिला रही है। भात से मतलब है चावल। भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अप्पू का भात खाना देख रहा है। अप्पू के हाथ में छोटे तीर कमान है। खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है। वह माँ की ओर पीठ करके बैठा हुआ है। वह तीर कमान खेलने के लिए उतावला है। अप्पू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है। उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। सर्वजया बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर, निवाला यानी ग्रास बाइट, पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि वह अब कुछ नहीं खाएगा। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है। उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर है। इसके बाद वाले शॉट में हमें ऐसा दिखाना था कि सर्वजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है। लेकिन यह शॉट हम उस दिन ले नहीं सके, क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हुई और उसी के साथ हमारे पास
जो पैसे थे वे भी खत्म हुए। 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठा होने पर हम फिर बोडाल गांव में उस सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए। तो गांव का नाम क्या है? बोडाल। लेकिन वहां जाने पर समाचार मिला कि भूलो कुत्ता अब उस दुनिया में नहीं है, यानी उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब क्या होगा? खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला और एक कुत्ता गांव में है। अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को। सचमुच यह कुत्ता भूलो जैसा ही दिखता था। वह भूलो से बहुत ही मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी ही, और उसकी दुम का छोर यानी किनारा, छोर कहते हैं किनारे को, भूलो के दुम यानी पूंछ की छोर जैसा ही सफ़ेद था। आखिर यह फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारे उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। फिल्म देखते समय यह बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती है कि एक ही सीन में हमने भूलों की भूमिका में 2 अलग अलग कुत्तों को काम में लिया है। इस तरीके से अपन पढ़ रहे हैं अप्पू के साथ 2.5 साल, और आगे का जो चैप्टर है अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जितना पढ़ा दिया गया है उसे आप सभी ध्यान से पढ़ें, और अगर फिर भी कोई शब्दार्थ आपको नहीं समझ में आ रहा है या कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे पूछ लें। धन्यवाद।